ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट 2 क्लासेस में हमने ये पूरा देख लिया था स्टार्टिंग से, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कि हम इसमें कितने चैप्टर्स पढ़ने और कितने सेक्शंस होते हैं। तो हमने देखे थे कि चैप्टर्स कितने होते हैं और सेक्शन कितने थे। 137 सेक्शंस देखे थे हमने, और जो चैप्टर्स थे वो चैप्टर्स थे हमारे 8 चैप्टर्स। उसके बाद नीचे हमने चैप्टर 1 से स्टार्ट किया था। इसकी इनैक्टमेंट डेट और इन्फोर्समेंट डेट हमने देखी थी। 17 फेब और 1 डे ऑफ जुलाई हमारे कमेंसमेंट डेट थी। उसके बाद हमने इंटरप्रिटेशन क्लॉज देख लिया था, एक एक डेफिनेशंस पढ़ ली थी इंटरप्रिटेशन क्लॉज की। उसके बाद हमने सेक्शन 5 में पढ़ा था कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है। सेक्शन 6 में पढ़ा था कि कौन सी प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। सेक्शन 7 में हमने देख लिया था कि कौन से पर्सन कॉम्पिटेंट है ट्रांसफर करने के लिए। 8 में हमने देखा था कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उसके साथ साथ और जो भी चीजें उससे अटैच होती हैं वो भी अपने आप ही ट्रांसफर हो जाती हैं। यहाँ पर हमने एक रूल पढ़ा था, एसेसरी फॉलोज द प्रिंसिपल। उसके बाद सेक्शन 9 में हमने देखा था कि ट्रांसफर दोनों तरीके से कर सकते हैं, ओरल और रिटन। जहां पे रिटन स्पेसिफिकली है वहां पे रिटन से ही होगा। 10 और 11 में हमने रिस्ट्रिक्शंस के बारे में पढ़ा था। 13 में हमने अनबॉर्न पर्सन को कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे वो पढ़ा था। और 14 में हमने उसी से रिलेटेड परपेचुइटी का रूल पढ़ा था। 15, 16 उनके साथ में पढ़े जाते हैं। आज हमें पढ़ना था सेक्शन 17 से, डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन। सेक्शन 17 क्या बोलता है? सेक्शन 17 सिंपली ये बोलता है कि where the terms of the transfer of property direct that the income arising from the property shall be accumulated, life of the transferor and the period of 18 years from the date of transfer। इसमें ये बोल रहा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, किसी थर्ड पर्सन को कोई मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही हूँ, तो उसमें मैं एक कंडीशन डाल सकती हूँ कि जो भी प्रॉपर्टी से इनकम अक्युमुलेट होगी, कोई जनरेट होगी, तो वो इनकम जो भी अराइजिंग होगी वो मेरे पास आएगी या मेरे चिल्ड्रंस के पास आएगी या लीगल हेयर्स के पास आएगी। बट उसमें एक टाइम फिक्स्ड है कि आप एक टाइम तक ही उस प्रॉपर्टी से जनरेट इनकम को यूज कर सकते हो। 2 टाइम मेंशन है यहाँ पर, या तो ट्रांसफरर की लाइफ, मतलब मैं अगर ट्रांसफर कर रही हूँ तो मेरा लाइफ टेन्योर जब तक मेरी डेथ नहीं हो जाती, या फिर 18 ईयर्स। 18 ईयर्स कब से? डेट ऑफ अ ट्रांसफर से। ऑलराइट, जो अगर इसके बाद अगर मैं एक्सटेंड करती हूँ, इन दोनों टाइम टेन्योर के बाद मैं एक्सटेंड करती हूँ इनकम वहां से लेना, तो वो कंडीशन वॉइड हो जाएगी। ऑलराइट, वो कंडीशन वॉइड हो जाएगी अगर मैं ये टेन्योर को एक्सटेंड करती हूँ। बट इसका एक्सेप्शन दिया हुआ है कि मैं इस टाइम पीरियड के बाद भी इनकम को यूज कर सकती हूँ। उसके 3 एक्सेप्शन दिए हुए हैं। अगर ट्रांसफरर का कोई डेट का पेमेंट करना है, मेरा कोई डेट है उसका पेमेंट करना है, तो मैं उसमें से इनकम जो अराइज हो रही है वो इसके बियॉन्ड भी, ये 2 पीरियड है उसके बियॉन्ड भी ले जा सकती हूँ। या फिर मेरा कोई चिल्ड्रन है या रिमोटर इशू है, उसके मेंटेनेंस के लिए अगर पैसा लग रहा है तो भी मैं इन दोनों पीरियड्स के बियॉन्ड ले जा सकती हूँ। या फिर अगर प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस या प्रिजर्वेशन के लिए पैसा लग रहा है तो भी इस पीरियड के बियॉन्ड जा सकते हैं। तो कुल मिला के ये बात है कि जनरल रूल ये बोलते हैं कि आप इनकम सिर्फ 2 टाइम पीरियड तक ही रख सकते हो। फर्स्ट, द लाइफ ऑफ अ ट्रांसफरर, या डेट ऑफ ट्रांसफर से 18 साल। इसके अगर बियॉन्ड जाओगे तो वॉइड हो जाएगी कंडीशन। पर इसके एक्सेप्शन 3 दिए हैं। ट्रांसफरर को अपना डेट पे करना है उधार, या फिर ट्रांसफरर के कोई चिल्ड्रन है उनके मेंटेनेंस के लिए, या प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस के लिए। ऑलराइट, तो ये जो सेक्शन है वो एक केस लॉ पर बेस्ड है बेसिकली। इसका नाम है थैलुसॉन वर्सेस वुडफोर्ड। ये केस लॉ इसका लैंडमार्क केस लॉ है। इसमें क्या बोला था जनरली कि एक व्यक्ति था ए, उसने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, बट उसमें एक डायरेक्शन दिया कि जो भी इनकम अराइज होगी प्रॉपर्टी से
वो मेरे 3 बच्चे और उनके 4 बच्चों के लिए अक्यूमुलेटेड करेंगे हम। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये जो कंडीशन है वो वैलिड है, क्योंकि हमने ऊपर जनरल रूल में ये पढ़ा था कि आप तो लाइफ ऑफ ट्रांसफरर तक ही कर सकते हो अक्यूमुलेट, या फिर डेट ऑफ ट्रांसफर से 18 साल तक। बट यहाँ पर हम एक्सटेंड इसलिए कर पा रहे हैं, दैट इज उसके 3 बच्चे और 4 ग्रैंडसन, क्योंकि ये सेकंड वाले एक्सेप्शन में फॉल हो रहा है कि उसके बच्चों या रिमोटर इशू के मेंटेनेंस के लिए अगर हम इनकम एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो ये टाइम पीरियड के बियॉन्ड भी हम जा सकते हैं। तो सेक्शन 17 में सिर्फ इतना ही था। सेक्शन 18 की अगर बात करें तो सेक्शन 18 एक एक्सेप्शन की बात करता है। सेक्शन 18 एक एक्सेप्शन की बात करता है। सेक्शन 18 बोलता है जो भी रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं किसमें, 14, 16 या 17 में। 14 में भी हमने क्या पढ़ा था, रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी, मतलब आप जो वेस्ट कर रहे हो इंटरेस्ट, किसी को इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो एक पीरियड ऑफ टाइम तक के बाद उसका वेस्टिंग नहीं जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने 14 अनबॉर्न पर्सन के हिसाब से पढ़ा था कि अगर आप किसी अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी दे रहे हो तो उसको जो प्रॉपर्टी है वो कब तक हम पोस्टपोन कर सकते हैं, लाइफ ऑफ जो हमने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया था उसका टाइम प्लस उसकी मेजोरिटी का टाइम, उसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। उसके बियॉन्ड जाएंगे तो ट्रांसफर की वैलिडिटी खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे टाइम लिमिट था, 17 में टाइम लिमिट दिया हुआ है कि लाइफ ऑफ अ ट्रांसफरर या फिर 18 साल कब से, डेट ऑफ अ ट्रांसफर से। पर ये दोनों टाइम पीरियड ना सेक्शन 18 में एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि सेक्शन 18 बात करता है पब्लिक की, बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक की। जहां पे भी बेनिफिट ऑफ पब्लिक की बात आती है तो वहां पर ये टाइम पीरियड का जो लिमिटेशन है वो हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये पद बोलता है कि फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक इन द एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन हो गया, या नॉलेज हो गया, या कॉमर्स, हेल्थ एंड सेफ्टी, अगर ये सारी चीजें आ रही हैं किसी बेनिफिट, ये सारे अगर चीजें आ रही हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक में, तो जो भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है और जो भी इनकम अक्यूमुलेट हो रही है या वेस्टिंग पोस्टपोन्ड हो रही है, तो उसमें सेक्शन 14 और 17 को हम नहीं अप्लाई करेंगे। तो 17 और 18 बस इतनी सी ही बात बोलता है। अब सेक्शन 19 से हम एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे, वेस्टेड इंटरेस्ट। 19 के बाद हम दूसरा जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है 21 में कंटिंजेंट इंटरेस्ट। तो वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्या होते हैं? अगर हम वेस्टेड इंटरेस्ट देखें तो वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? वेस्टेड इंटरेस्ट वो होता है जब मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर करती हूँ तो ट्रांसफरी को तुरंत जो इंटरेस्ट मिलता है ट्रांसफर करने पर, उसको हम बोलते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। मतलब मैं आज किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही हूँ तो उसको आज ही के आज वो प्रॉपर्टी में सारे इंटरेस्ट मिल जाएंगे, इसको बोलते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये मैंने 5 पॉइंट यहाँ मेंशन करे हैं, ये 5 पॉइंट ये मैंने सेक्शन को तोड़ के अलग अलग कर दिया है ताकि आसानी से समझ आए। तो वेस्टेड इंटरेस्ट सेक्शन 19 में क्या बोलता है कि एक इंटरेस्ट क्रिएट किया, मतलब मैं इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रही हूँ अपनी प्रॉपर्टी का किसी और को। ठीक है, एक पर्सन के फेवर में मैंने इंटरेस्ट क्रिएट करा और मैंने कोई टाइम मेंशन नहीं करा कि कब ये इंटरेस्ट उसके फेवर में जाएगा, या मैंने कोई ऐसी टर्म्स स्पेसिफाई नहीं करी कि ये टर्म्स जब फुलफिल होंगी तभी ये आपके पास प्रॉपर्टी जाएगी, या फिर मैंने कोई ऐसी चीज भी नहीं बोली कि एक पर्टिकुलर इवेंट के होने पर ये आपके पास जाएगी, मतलब बारिश हुई तो प्रॉपर्टी आपके पास जाएगी। मैंने ऐसी भी कोई हैपनिंग ऑफ इवेंट की बात नहीं करी। तो बिना टाइम मेंशन किए, बिना टर्म्स मेंशन किए, बिना ऐसी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट को मेंशन किए मैं अगर एक इंटरेस्ट क्रिएट कर रही हूँ किसी फेवर ऑफ पर्सन को, तो वो इंटरेस्ट को हम बोलते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। यहाँ पे कोई कंडीशन, कोई टाइम, कोई टर्म की बात नहीं करते। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इसी सेक्शन में मेंशन है कि अगर मैंने किसी के फेवर में वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट करा, मैंने प्रॉपर्टी दे दी और वो सामने वाला व्यक्ति मर गया, तो क्या होगा? तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, वेस्टेड इंटरेस्ट किसी और को दिया और वो मर गया, तो इससे ट्रांसफर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वो जो प्रॉपर्टी होगी वो ट्रांसफरी के लीगल हेयर को चली जाएगी। ठीक है, ट्रांसफरी वो व्यक्ति होता है जिसको मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है,
अब इसके में एक एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि एक्सप्लेनेशन इसके आखिरी में ही मेंशन है वेस्टेड इंटरेस्ट पे। एक्सप्लेनेशन जनरली हम सेक्शन में क्यों लगाते हैं, ताकि हम और डिटेलिंग में पढ़ सकें कि वेस्टेड इंटरेस्ट अलग अलग कंडीशन में क्या क्या होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है कि अगर मैं किसी को वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट करके एक प्रॉपर्टी दे रही हूँ, मतलब मैं किसी को प्रॉपर्टी दे रही हूँ और मैंने इंटरेस्ट जो क्रिएट किया है वो उसके पास तुरंत ही जा रहा है, तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट हुआ। और अगर मैंने उसमें एक कंडीशन बोली कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दे रही हूँ, बट ये प्रॉपर्टी कब जाएगी, जब तुम 18 साल के हो जाओगे, तो क्या ये वेस्टेड इंटरेस्ट होगा या कंटिंजेंट इंटरेस्ट होगा? इस वाली कंडीशन को समझिए, ये जो कंडीशन है वो वेस्टेड इंटरेस्ट की कंडीशन है, क्योंकि हर व्यक्ति 18 साल का तो होना ही है, ये तय है ना। हर व्यक्ति की डेथ तय है, हर व्यक्ति 18 साल का होगा, तय है। तो ये जो होता है, ये इसलिए हम इसे कंटिंजेंट इंटरेस्ट में नहीं डालेंगे। कंटिंजेंट इंटरेस्ट में हम अनस्पेसिफाइड इवेंट की बात करते हैं कि बारिश होगी, तुम्हारा घर जलेगा, ये सारी चीजें तय नहीं होती। पर कोई 18 इयर्स का होगा, ये होना तो तय होता है। अगर ये कंडीशन किसी क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट में लगती है तो वो कंटिंजेंट नहीं होती, वो वेस्टेड इंटरेस्ट होती है। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन ये बोलता है कि हमने कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आ गए, तो उसको समझ के ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर किसी को प्रॉपर्टी दे रही हूँ, ठीक है, और मैंने जो इंटरेस्ट क्रिएट किया है वो तुरंत उसके पास जा रहा है, तो वेस्टेड है। पर अगर मैंने उसका इंजॉयमेंट पोस्टपोन कर दिया, ठीक है, या फिर मैंने एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया उस प्रॉपर्टी के अंदर, या फिर मैंने बोल दिया कि उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम अराइज हो रही है वो मैं रखूंगा जब तक आप उस प्रॉपर्टी पे रहने नहीं आ जाते, या फिर आपको प्रॉपर्टी पोजीशन में नहीं मिल जाती, या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर इवेंट जिसके होने पर ये प्रॉपर्टी किसी और को चली जाएगी। तो अगर ये सारी चीजें होती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंटिंजेंट इंटरेस्ट है, ये वेस्टेड इंटरेस्ट है। एंजॉयमेंट पोस्टपोन करना, अगर हम एक अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी देते हैं तो उसका एंजॉयमेंट पोस्टपोन ही होता है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसको कंटिंजेंट इंटरेस्ट दिया है, हमने वेस्टेड इंटरेस्ट ही दिया है, बट उसके पहले हम क्या एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं दे रहे। जिस दिन मैं उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही हूँ अनबॉर्न पर्सन को, उसी दिन उसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट चला जाएगा, जिस दिन वो व्यक्ति पैदा हो जाएगा, भले ही उसके पास उस प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट ना गया हो। इसका मतलब ये नहीं होता कि वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ है। अगर मैं इनकम अराइज कर रही हूँ उस प्रॉपर्टी से, जब तक, जैसे अनबॉर्न पर्सन की ही बात ले लो, मैंने अनबॉर्न पर्सन के फेवर में एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, ठीक है, अब जिस दिन वो पैदा होगा उस दिन उसको उस पे इंटरेस्ट उस पे वेस्ट हो जाएगा, बट प्रॉपर्टी तो वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। और तब तक अगर मैंने ये कंडीशन लगा दी कि जब तक तुम प्रॉपर्टी एंजॉय नहीं करते, इस प्रॉपर्टी से सारी इनकम मैं अपने तरफ लूंगा, तो इसका मतलब भी ये नहीं है कि वेस्टेड इंटरेस्ट उस पर नहीं किया है। तो ये 4 पॉइंट मेंशन करने का ही मतलब ये था कि अगर ऐसी चीजें आ जाती है तो हम ये समझने लगते हैं कि ये कंटिंजेंट इंटरेस्ट है, बल्कि कंटिंजेंट इंटरेस्ट नहीं होता, ये वेस्टेड इंटरेस्ट ही है। उसके बाद हम अगर सेक्शन 20 पर जाएं, तो सेक्शन 20 वही बात करता है, बेसिकली एक्सप्लेनेशन ये अनबॉर्न पर्सन के ही फेवर में कैसे वेस्टेड इंटरेस्ट जाता है उसके बारे में ये बात करता है। तो सेक्शन 20 क्या बोलता है कि मैंने एक इंटरेस्ट क्रिएट किया एक पर्सन के फेवर में जो पैदा नहीं हुआ उस टाइम, मतलब अनबॉर्न पर्सन के फेवर में मैंने एक इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। जैसे ही वो पैदा हुआ उसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट आ गया, भले ही थर्ड पॉइंट बोलता है ऑल्दो ही मे नॉट बी एंटाइटल्ड टू एंजॉयमेंट, भले ही वो एंजॉयमेंट के लिए बिल्कुल भी एंटाइटलमेंट नहीं था तुरंत ही जब वो पैदा हुआ था। ऑलराइट, ये इतना था, इसमें मतलब ये इसको वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया है उसके पैदा होने पर, भले ही उसको तुरंत उसका एंजॉयमेंट ना मिला हो। अब इसमें एक लाइन मेंशन थी, अनलेस अ कॉन्ट्रैक्ट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर। सेक्शन 20 बोलता है
कि where on a transfer of property an interest is created for the benefit of a person not then living, he acquires upon his birth a vested interest, although he may not be entitled to the enjoyment. अब इसमें एक लाइन लिखी गई थी, unless a contrary intention appears from the terms. इसका मतलब ये है कि वेस्टेड इंटरेस्ट तो उसके पैदा होने पर ही उसको चला गया, ठीक है, और एंजॉयमेंट हमने डिले कर दिया कि उस टाइम पर अपॉन हिज बर्थ उस पर एंजॉयमेंट नहीं गया, उसको हमने डिले कर दिया. तो ये कॉन्ट्रेरी टू द इंटेंशन की बात होती है कि हम फिक्स कर सकते हैं कि उस पे जो भी है वेस्टेड इंटरेस्ट कब तक जाएगा. इसमें कॉन्ट्रैक्ट टू द मतलब यहाँ पर हम डेट फिक्स कर सकते हैं कि उस पे वेस्टेड इंटरेस्ट कब जाएगा. वैसे तो बोला जाता है कि एक्वायर्स अपॉन हिज बर्थ, बट यहाँ पर कॉन्ट्रेरी इंटेंशन की बात इसलिए लिखी गई है कि हो सकता है कि टर्म्स ऑफ अ ट्रांसफर में हमने कोई डेट मेंशन कर दी कि इसी डेट से उस पे वेस्टेड इंटरेस्ट जाएगा, तो वो भी कर सकते हैं. सेक्शन 20 में उसकी भी सहूलियत दी है, पर एक कंडीशन और लगाई गई है कि इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि तुम जो रूल ऑफ परपेचुइटी हम पढ़कर आ रहे हैं सेक्शन 14 के अंदर कि मेजॉरिटी 18 इयर्स के बियॉन्ड हम पोस्टपोन नहीं कर सकते वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर जब ट्रांसफर कर रहे हो किसी बच्चे को तो आप वेस्टेड इंटरेस्ट रूल ऑफ परपेचुइटी के बियॉन्ड डेट फिक्स कर दो. आप भले ही उसके अपॉन बर्थ उसको वेस्टेड इंटरेस्ट ना दो, कुछ टाइम बाद दे दो, पर आप 18 साल के बियॉन्ड नहीं मेंशन कर सकते हो. यही इसमें एक लिमिटेशन है. उसके बाद अगर हम सेक्शन 22 पे चलें, सेक्शन 22 भी वेस्टिंग इंटरेस्ट की ही बात करता है. सेक्शन 22 क्या बोलता है? 21 अभी मिस कर रहे हैं क्योंकि कॉन्टिंजेंट के साथ ही पढ़ेंगे. 22 क्या बोलता है? वेयर और अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी an interest therein created in favor of such members only of a class as shall attain a particular age. Such interest does not vest in any member of the class who has not attained that age. तो 22 जनरली यही बात कर रहा है कि मैंने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में एक इंटरेस्ट क्रिएट करा, किसके फेवर में? बहुत सारे एक क्लास थे, क्लास ऑफ पर्सन्स थे, उस सारे मेंबर्स पर मैंने एक इंटरेस्ट क्रिएट करा कि ये जो ट्रांसफर कर रही हूँ मैं प्रॉपर्टी आप सबको, पर वही व्यक्ति ये प्रॉपर्टी ले पाएगा जो एक पर्टिकुलर एज तक जा पाएगा. ठीक है, तो जो भी इंटरेस्ट था वो उन्हीं मेंबर्स पर ही वेस्ट होगा जो वो एज को अटेन करेंगे, और ऐसे व्यक्ति जो वो एज को अटेन नहीं कर पाए, उससे पहले मर गए, तो उन पर वो प्रॉपर्टी नहीं जाएगी. ये सेक्शन 22 बोलता है. अब सेक्शन 21 की बात करें. सेक्शन 21 हमारी बात करता है कंटिंजेंट इंटरेस्ट की. हमने दो इंटरेस्ट अभी पढ़ लिए, वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया, सेकंड है हमारा कंटिंजेंट इंटरेस्ट. अब कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्या बोलता है? कंटिंजेंट इंटरेस्ट बोलता है कि मैंने एक इंटरेस्ट क्रिएट करा एक फेवर ऑफ अ पर्सन, ऑलराइट, तो वो जो मैं इंटरेस्ट क्रिएट कर रही हूँ वो उस पर्सन पर तभी जा पाएगा जब कोई एक स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हो. अनसर्टेन इवेंट मतलब बारिश होना या किसी का घर जल जाना, ये सारे अनसर्टेनिटी इवेंट होते हैं. मतलब ये सर्टेन नहीं है, मतलब इसका कोई तय होना नहीं लिखा, या फिर वो स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट ना हो. अगर कोई भी एक कंडीशन मैंने लगा दी तो ये हो जाता है हमारा कंटिंजेंट इंटरेस्ट. हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी वेस्टेड इंटरेस्ट की कंडीशन और कंटिंजेंट इंटरेस्ट के कंडीशन में डिफरेंशिएट करने के लिए, कि कंटिंजेंट इंटरेस्ट की जो कंडीशन होती है वो अनसर्टेन होती है, हालांकि वेस्टेड इंटरेस्ट में होती है सर्टेन. ठीक है, मतलब कोई पर्टिकुलर एज तक तो इंसान जाता ही है ना, वो तो एक सर्टेन है. किसी की डेथ होना तो सर्टेन ही है. उसके बाद ऐसे पर्सन कंटिंजेंट इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी के अंदर एक्वायर कर लेते हैं. ठीक है, अब ये कंटिंजेंट इंटरेस्ट एक स्टेज हो गई. अब कंटिंजेंट इंटरेस्ट के बाद वेस्टेड इंटरेस्ट कैसे बनेगा? कंटिंजेंट इंटरेस्ट, क्योंकि जब तक आपके पास वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं आएगा आपके पास प्रॉपर्टी नहीं आएगी. तो कंटिंजेंट इंटरेस्ट तो आपके फेवर में क्रिएट हो गया, अब उसको वेस्टेड इंटरेस्ट कैसे बनाएंगे? तो पहले वाला केस, इन फॉर्मर केस, मतलब पहले वाले केस में जहां पे ये कंडीशन लगाई थी कि आपको आपके फेवर में ये जो प्रॉपर्टी है वो तभी आएगी जब एक स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट होगा. तो फॉर्मर केस में कब आपके पास
प्रॉपर्टी आएगी, मतलब कब आपका कंटिंजेंट इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट बनेगा, जब वो इवेंट हो जाएगा, और जिसमें बोला गया था कि वो नहीं होना चाहिए, तो लेटर केस में आपका जो कंटिंजेंट इंटरेस्ट है वो वेस्टेड इंटरेस्ट कब बनेगा, जब वो हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इम्पॉसिबल हो जाएगा या फिर नहीं हुआ होगा एक टाइम लिमिट के अंदर। ठीक है, तो ये इतनी सी सिंपल सी चीज बोलता है हमारा सेक्शन 21। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लो। A gift to Salman on the marriage of Aishwarya creates a contingent interest. यहाँ पर बोला गया कि मैं सलमान को तभी, मैं ऐश्वर्या की जब शादी होगी मैं तभी सलमान को गिफ्ट दूंगा। तो इसका मतलब यही है कि हो सकता है ऐश्वर्या की शादी हो या नहीं हो, क्योंकि ये सर्टेन तो नहीं है ना, किसी की शादी होती है नहीं होती है। तो जब उसकी शादी होगी तभी मैं सलमान को गिफ्ट दूंगा, ये एक कंटिंजेंट इंटरेस्ट है। अब यहाँ पर इस कंटिंजेंट इंटरेस्ट को वेस्टेड बनाने के लिए ऐश्वर्या की शादी होना इज मस्ट। ठीक है, अब उसके बाद ये डिफरेंस है, डिफरेंस भी हम देखेंगे, बट एक एक्सेप्शन देख लो। कंटिंजेंट इंटरेस्ट में एक एक्सेप्शन मेंशन्ड है, और ये जो एक्सेप्शन है ये एक बोल सकते हैं ये एक तरीके का वेस्टेड इंटरेस्ट है। कंटिंजेंट इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है, वो वेस्टेड इंटरेस्ट ही है ना। तो एक्सेप्शन क्या बोलते हैं कंटिंजेंट इंटरेस्ट के अंदर, कि where under a transfer of property a person becomes entitled to an interest therein upon attaining a particular age। ठीक है, ये तो हमने देख लिया था कि ये वाली कंडीशन लग गई है पर्टिकुलर एज की। ठीक है, एक पर्टिकुलर एज के बाद ही तुम्हें हम ये प्रॉपर्टी दे देंगे। एंड द ट्रांसफर ऑल्सो गिव्स हिम एब्सोल्युटली द इनकम टू अराइज फ्रॉम सच इंटरेस्ट बिफोर ही रीचेस दैट एज, और डायरेक्ट्स द इनकम as may be necessary to apply for his benefit। ये कंटिंजेंट इंटरेस्ट नहीं है। एक्सेप्शन में बोलता है कि एक पर्सन के फेवर में एक इंटरेस्ट क्रिएट किया गया और बोला गया कि तुम इस इंटरेस्ट के लिए तभी एंटाइटल होगे तभी तुम एक पर्टिकुलर एज पे जाओगे। ये नाम ही पर्टिकुलर एज देखकर लग रहा है कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि हम पर्टिकुलर एज की बात कर रहे हैं जो कि एक सर्टेन इवेंट है। ठीक है, अगर ऐसी कोई कंडीशन होती तो वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट नहीं होता। उसके बाद आप ये भी कर रहे हो, उसके बाद आपने क्या किया, वो पर्टिकुलर एज पे गया ही नहीं, उसके पहले जितनी भी इस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही थी आप वो उसको दे रहे थे या उसके बेनिफिट में लगा रहे थे। तो ये अगर कंडीशंस होती हैं, ये अगर कंडीशंस लगती है एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के बाद, और उस इंटरेस्ट पर सामने वाला व्यक्ति के इंटाइटलमेंट के पहले की कंडीशन ये है कि तुम इंटाइटलमेंट तब होगे जब तुम एक पर्टिकुलर एज पे चले जाओगे, तो ये सारी जो भी कंडीशन होती है कंटिंजेंट इंटरेस्ट नहीं होता, ये होता है वेस्टेड इंटरेस्ट। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पर हम एक सर्टेन इवेंट की बात कर रहे हैं, और साथ साथ यहाँ पर एक्सेप्शन में ने ये भी दे दिया कि वो पर्टिकुलर एज पे पहुंचा ही नहीं, उसके पहले आप जितनी भी इनकम अराइज हो रही थी आप उसके बेनिफिट में उसको दे रहे थे। तो ये यहाँ पर कंटिंजेंट इंटरेस्ट का एक्सेप्शन दिया है, ये हम वेस्टेड इंटरेस्ट में डाल सकते हैं अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आता है तो। अब बात करते हैं डिफरेंस की। दोनों हमने इंटरेस्ट पढ़ लिए, अब दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सेक्शन तो ठीक है, ये तो बहुत ही नॉर्मल सा डिफरेंस है कि 19 में वेस्टेड इंटरेस्ट डिफाइंड है, सेक्शन 21 में कंटिंजेंट इंटरेस्ट डिफाइंड है। मीनिंग अभी हमने देख लिया कि मीनिंग क्या होते हैं दोनों के। कंडीशन, यहाँ पे सर्टेन कंडीशन है, बोला था मैंने सर्टेन इवेंट की कंडीशन होती है तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, अनसर्टेन इवेंट की कंडीशन होती है तो वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट होता है। अब क्या होता है कि जैसे ही वेस्टेड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जैसे ही राइट क्रिएट करते हैं तुरंत दे देते हैं तो वेस्टेड होता है। यहाँ पर जब हम राइट क्रिएट कर रहे हैं उसके फेवर में तो एक चांस है उसकी कि वो इस राइट पे एंटाइटलमेंट कर पाएगा कि नहीं, और वो चांस किस पे डिपेंड होता है, वो अनसर्टेन इवेंट होगा या नहीं होगा उस पे। अब बात करते हैं हम डेथ पे। अगर हमने किसी के फेवर में वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट किया है तो उसकी डेथ से इस ट्रांसफर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो ट्रांसफरी के लीगल हेयर पर चली जाती है। बट वही केस अगर कंटिंजेंट इंटरेस्ट के केस में हो तो वो पूरा इफेक्ट कर जाएगा, प्रॉपर्टी आगे किसी को ट्रांसफर ही नहीं होगी, ट्रांसफरर के पास ही रहेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट भी यही बोलता है, तो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है वो ट्रांसफरेबल है, मतलब मेरे फेवर में वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया मतलब मेरे पास पूरे एब्सोल्यूट राइट्स आ गए उस चीज के, तो मैं किसी को भी आगे ट्रांसफर कर सकती हूँ। प्लस ये हेरिटेबल राइट होता है, मैं मर गई
तो मेरे लीगल हेयर्स के पास ही राइट्स चले जाएंगे, ये प्रॉपर्टी चली जाएगी। बट कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्या होता है कि मैंने किसी के फेवर में कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्रिएट किया, तो वो किसी को ट्रांसफर थोड़ी कर सकता है, क्योंकि आप वही चीज ट्रांसफर कर सकते हो जिसके आप ओनर हो, जिस आपके पास पूरा पूरा राइट हो जिस चीज प्रॉपर्टी के ऊपर, आप वही आगे ट्रांसफर कर सकते हो। कंटिंजेंट इंटरेस्ट कोई एब्सोल्यूट राइट क्रिएट नहीं करता अनलेस एंड अनटिल वो जब वेस्टेड इंटरेस्ट ना बन जाए, तो ना ही ये ट्रांसफरेबल होता है। अब हेरिटेबल की बात करें तो बहुत सारी बुक्स और बहुत सारी जगह पे दिया गया है कि कंटिंजेंट इंटरेस्ट हेरिटेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये नेचर ऑफ ट्रांसफर पर डिपेंड करता है। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं कि ऑब्वियसली जब हम वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं किसी के फेवर में, तो इमीडिएट राइट जाएगा उसको, ठीक है। हो सकता है कि हम इंजॉयमेंट पोस्टपोन कर दें, जैसे अनबॉर्न पर्सन के केस में, है ना, बट कंटिंजेंट इंटरेस्ट में कोई प्रेजेंट राइट ऑफ एंजॉयमेंट जाता ही नहीं है। सबसे पहली बात, जब तक वो वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं बन जाता कंटिंजेंट इंटरेस्ट, कोई भी इंजॉयमेंट का राइट उस पर नहीं जाता। इसके एग्जाम्पल देख लो, एक एक्स व्यक्ति था, उसने ट्रांसफर करी प्रॉपर्टी ओ वाई को, बोला कि जब तुम 20 एज के हो जाओगे तब मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये एक सर्टेन इवेंट है, यहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है। ऑलराइट, अब यहाँ पर बोला जाता है कि एक्स प्रोफेसेस टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी ओ, एक कंडीशन लगा के कि that he shall construct a well in his property. Alright, if he constructs, y shall get a contingent interest. x ये बोलता है कि ये जो प्रॉपर्टी है मैं तुम्हें तब दूंगा जब तुम एक वेल कंस्ट्रक्ट करोगे प्रॉपर्टी पे। अगर वो कंस्ट्रक्ट कर देता है तो जो y का जो कंटिंजेंट इंटरेस्ट था वो वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस थे कि ट्रांसफरेबल है कि हेरिटेबल है, डेथ का क्या असर पड़ेगा, ठीक है। इमीडिएट राइट मिलता है इसमें, इमीडिएट राइट नहीं मिलता, और हमने एक्सेप्शन भी इसका देख लिया। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम 23 और 24 का। 23 और 24 जो बात करते हैं वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट से ही रिलेटेड बात करते हैं। तो 23 और 24 क्या बोलते हैं? 23 बात कर रहा है कि हमने ट्रांसफर करी है प्रॉपर्टी एक क्लास ऑफ मेंबर्स को, और यहाँ पर 23 बात करता है कि हम तब ट्रांसफर करेंगे जब स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट होगा, और 24 ये बात करता है कि उन पे ट्रांसफर करेंगे जो सरवाइव कर जाएगा। ठीक है, देखो 23 बोलता है कि मैंने एक इंटरेस्ट क्रिएट करा प्रॉपर्टी का स्पेसिफाइड पर्सन पर, कि ये प्रॉपर्टी आप, ये जो भी इंटरेस्ट है वो आपको तब मिलेगा जब एक सर्टेन इवेंट होगा। ठीक है, मैंने एक इंटरेस्ट क्रिएट किया प्रॉपर्टी में, और आप, ये एक कंटिंजेंट इंटरेस्ट है क्योंकि ये वेस्टेड इंटरेस्ट तब बनेगा जब एक अनसर्टेन इवेंट होगा। मैंने कोई टाइम मेंशन नहीं करा कि कब ये अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें ये बोलते हैं कि ये जो भी इंटरेस्ट जो मैंने क्रिएट किया है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, फेल हो जाएगा अनलेस एंड अनटिल जो मैं इवेंट की बात कर रही थी जिसके होने पर ये कंटिंजेंट इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट बनेगा वो हो चुका हो। ऑलराइट, या फिर एक जो इंटरमीडिएट और प्रेसिडेंट इंटरेस्ट सीज टू एक्सिस्ट, मतलब जो इंटरेस्ट है, जो प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट था, जो प्रॉपर्टी ही थी, सपोज करो प्रॉपर्टी ही डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, प्रॉपर्टी ही डिस्ट्रॉय हो गई, उसके बाद तुम वो अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग करवा रहे हो, तो उससे क्या फर्क पड़ता है ना। यहाँ पे मैंने कोई टाइम मेंशन नहीं करा। तो अगर उस प्रॉपर्टी के उस इंटरेस्ट जो मैंने क्रिएट किया था उसके सीज होने से पहले अगर वो इवेंट का हो जाता है तो ही वो प्रॉपर्टी का जो मैंने इंटरेस्ट क्रिएट किया था वो जाएगी उन पर्सन्स पर, अदरवाइज वो नहीं जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पे कोई टाइम मेंशन नहीं है। अब 24 की बात करता है कि मैंने एक इंटरेस्ट क्रिएट करा कुछ पर्सन्स पर, और मैंने बोला कि उन्हीं पर्सन पर ये प्रॉपर्टी जाएगी जो सरवाइव करेगा एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर। ठीक है, मैंने कोई टाइम उसमें मेंशन नहीं किया। ठीक है, अब वही बात है, सेम चीज
कि मेरे इंटरेस्ट जो मैंने क्रिएट किया था उसके सीज होने से पहले, उसके खत्म होने से पहले जो भी व्यक्ति जिंदा था, अलाइव था, सरवाइव कर गया, उन पर वो प्रॉपर्टी वेस्ट हो जाएगी, कंटिंजेंट इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट में बन जाएगा। तो 23 और 24 बस इतनी सी ही बात करते हैं। ऑलराइट, ये हमने पढ़ लिया कंटिंजेंट इंटरेस्ट और वेस्टेड इंटरेस्ट। ठीक है, 19 में हमने पढ़ा वेस्टेड इंटरेस्ट, 20 में हमने देखा कि किस तरीके से अनबॉर्न पर्सन पर हम काम कर रहे हैं, 21 में हमने कंटिंजेंट इंटरेस्ट का पढ़ा, 22 बेसिकली एक वेस्टेड इंटरेस्ट की ही बात कर रहा है, 22 वेस्टेड इंटरेस्ट की ही बात कर रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने पर्टिकुलर एज की बात कर ली, और यही हम यहाँ पर भी देखते हैं इसके एक्सेप्शन में, पर्टिकुलर एज। उसके बाद 23, 24 जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हमारे हैपनिंग ऑफ एन स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट, और यहाँ पर कौन सरवाइव कर जाएगा। तो ये हमारे दोनों कंटेंजेंट की बात करते हैं। तो ये वेस्टेड और कंटेंजेंट इंटरेस्ट हो गया हमारा। उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो अब क्या आता है। ऑलराइट, इसका एक इलस्ट्रेशन है 24 का। ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ। ठीक है, ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी बी को लाइफ टाइम के लिए, एंड आफ्टर हिज डेथ to C and D equally to be divided between them or to the survivors of them. C dies during the life of B. D survives B. At B's death, the property passes to D. अब यहाँ पर A ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी B को लाइफ टाइम के लिए, और ये बोला गया कि उसकी डेथ के बाद C और D को ये मिल जाएगी। तो यहाँ पर वही बोला गया कि यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है टाइम। जो व्यक्ति सरवाइव कर जाएगा उस पे ये जो कंटिंजेंट इंटरेस्ट है वो वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाएगा। सी और डी के लिए कंटिंजेंट इंटरेस्ट ये था कि बी की डेथ पर मैं सी और डी में ये चीज हो जाएंगे। यहाँ पर क्यों? क्योंकि सी और डी हो सकता है बी के पहले मर जाए, है ना, तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर सी और डी पर ही इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, या फिर जो भी उनमें से सरवाइव करेगा उस पर एक अकेला। तो अब क्या होता है कि सी मर गया बी के पहले ही और बी बाद में मरा, और बी के मरने के बाद सी और डी पे प्रॉपर्टी आनी थी, बट अब सी तो है नहीं, तो जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो डी पर चली जाएगी। तो 24 का ही इलस्ट्रेशन है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, दैट इज कंडीशनल ट्रांसफर। कंडीशनल ट्रांसफर क्या होता है? कंडीशनल ट्रांसफर क्या है? बेसिकली जब कोई भी हम इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, और जब हम इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के, तो हमने वहां पर एक कंडीशन डाल दी कि जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। तो ऐसे ट्रांसफर को हम कंडीशनल ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, दो टाइप के कंडीशंस हम अब पढ़ने वाले हैं। एक होता है कंडीशन प्रीसिडेंट, एक होता है कंडीशन सब्सिक्वेंट। ऑलराइट, तो अगर हम देखें तो ट्रांसफर कितने टाइप के होंगे। एक होगा हमारा कंडीशनल ट्रांसफर, एक होगा हमारा एब्सोल्यूट ट्रांसफर। जो कंडीशनल एब्सोल्यूट मतलब कोई कंडीशन नहीं, मैंने जिस दिन प्रॉपर्टी दी उस दिन आपकी, मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी या आपको ये करना पड़ेगा। एब्सोल्यूटली मैंने उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। पर जहां मैं कंडीशन की बात कर रही हूं, तो जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक नहीं बोल सकते कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है। तो ऐसे को हम कंडीशनल ट्रांसफर बोलेंगे। सेक्शन 25 में कंडीशनल ट्रांसफर दिया हुआ है जो जाता है 34 तक। ठीक है, तो 25 से 27 में हम बात करेंगे कंडीशन प्रीसिडेंट की, और 28 से 34 में बात करेंगे हम कंडीशन सब्सिक्वेंट की। ऑलराइट, तो अब क्या होता है कंडीशन प्रेसिडेंट। ठीक है, सबसे पहले तो हम कंडीशनल ट्रांसफर देखते हैं। कंडीशनल ट्रांसफर क्या होता है? An interest created on a transfer of property and dependent upon a condition. एक इंटरेस्ट क्रिएट करा प्रॉपर्टी, मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर रही हूं मैं किसी के फेवर में, बट मैंने उसमें कंडीशन डाल दी। ठीक है, कि ये कंडीशन होगी तभी ट्रांसफर हो पाएगा। ठीक है, और जो मेरा ये इंटरेस्ट जो मैंने क्रिएट किया था वो क्या होगा, वो फेल हो जाएगा, वो वॉइड, ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा अगर जो कंडीशन थी वो इम्पॉसिबल हो गई उसका फुलफिलमेंट करना।
उस कंडीशन को फुलफिल करना इम्पॉसिबल हो गया, तो जो मैंने इंटरेस्ट क्रिएट किया था वो फेल हो जाएगा, मतलब कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, कब? जब कंडीशन का फुलफिलमेंट करने इज इम्पॉसिबल टास्क बन गया, या फिर जो मैंने ऐसी कंडीशन लगा दी जो फॉरबिडन बाय लॉ है। ठीक है, या फिर ऐसे नेचर की कंडीशन लगा दी कि अगर वो परमिट की गई तो वो डिफिट द प्रोविजन ऑफ लॉ कर देगी, या फिर वो कंडीशन अपने आप में ही एक फ्रॉडुलेंट कंडीशन है, या फिर वो ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन या प्रॉपर्टी को इंजरी हो सकती है या फिर होगी ही, है ना, या फिर वो ऐसी कंडीशन है जो कि इमोरल है या फिर पब्लिक पॉलिसी के अपोज है। ठीक है, अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है जिसको करना इम्पॉसिबल हो गया, या फॉरबिडन बाय लॉ हो गया, या फ्रॉडुलेंट हो गया, या फिर वो कोर्ट उसको एक इमोरल बोलता है या पब्लिक पॉलिसी को अपोज करने को बोलता है, तो ऐसी कंडीशंस के टाइम पर जो हमने इंटरेस्ट क्रिएट किया था, मतलब हम चाह रहे थे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो जाए, ऐसी कंडीशन के फुलफिल होने पर ऐसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगी फेल। ठीक है, अब इसके इलिस्ट्रेशंस देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि क्या इमोरल है, क्या फ्रॉडुलेंट है वगैरह। ठीक है, लेट ए ने क्या किया, एक फार्म दिया बी को कि मैं तुम्हें एक फार्म दे दूंगा एक कंडीशन पर कि ही शैल वॉक 100 miles in an hour, दिस लीज इज वॉइड, ये लीज कर रहा है लेट्स मतलब रेंट पे देना। तो ए एक व्यक्ति फार्म दे रहा है बी को लीज पर इस कंडीशन पर कि वो 100 miles in an hour चलेगा। ठीक है, तो 100 miles in an hour चलना तो एक इम्पॉसिबल टास्क है। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पॉसिबल वाली कंडीशन पूरी हो गई, तो ये कंडीशन इम्पॉसिबल थी, इसलिए जो ट्रांसफर था वो वॉइड हो गया, क्योंकि हमने बोल दिया कि जो ट्रांसफर था वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो कंडीशन थी वो एक इम्पॉसिबल टास्क है। उसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखें तो A gives ₹500 to B on a condition that he shall marry A's daughter C. But at the date of transfer C was dead. The transfer is void. ये भी एक तरीके से इम्पॉसिबल हो गया। A ने बोला कि मैं तुमको B को कि मैं तुम्हें 500 रुपीज दूंगा इस कंडीशन पे कि तुम मेरी बेटी से A की बेटी C से शादी करोगे, है ना। बट जिस दिन ये ट्रांसफर होने वाला था C मर गई, तो ट्रांसफर इज वॉइड, क्योंकि अब वो शादी नहीं कर पाएगा, इम्पॉसिबल टास्क हो गया, ट्रांसफर वॉइड हो गया। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है A ट्रांसफर ₹500 टू B ऑन अ कंडीशन दैट शी शैल मर्डर C, मतलब मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा अगर तुम C को मार दोगे, तो ये भी ट्रांसफर वॉइड है क्योंकि इट्स फॉरबिडन बाय लॉ, फॉरबिडन बाय लॉ है। उसके बाद A ने बोला फॉरबिडन बाय लॉ और फिर इंजरी टू पर्सन, दोनों चीज में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है कि A ट्रांसफर ₹500 टू हिज नीस C इफ शी विल डेजर्ट हर हस्बैंड। A ने बोला मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा अगर तुम अपने हस्बैंड को छोड़ दोगी, डेजर्ट कर दोगी, तो ये भी ट्रांसफर वॉइड है क्योंकि ये इमोरल है ना, इमोरल ही होगा ना ये, तो अपने पति को छोड़ दो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा, ये इमोरल हो गया। तो सेक्शन 25 में इतना ही बोला गया है कि अगर जो भी कंडीशन अगर ऐसी होती है और ये कंडीशन आपने लगाई है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के होने के लिए, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वॉइड हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर ही फेल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर अब पढ़ते हैं सेक्शन 26 क्या बोलता है। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा कि कंडीशन प्रेसिडेंट की बात हो रही थी, तो कंडीशन प्रेसिडेंट में हम 3 सेक्शंस पढ़ेंगे, 25, 26, 27। 25 पढ़ लिया, अब 26 देखते हैं कि 26 क्या बोलता है। 26 बोलता है कंडीशन प्रेसिडेंट की बात। कंडीशन प्रेसिडेंट को सीधा सीधा समझने का मतलब ये है कि ट्रांसफर होने से पहले की कंडीशन है और उस कंडीशन को पूरा होने के बाद ही ट्रांसफर होगा। ठीक है, कंडीशन प्रेसिडेंट मतलब पहले वाली कंडीशन। तो यहां बोले हैं कि वेयर द टर्म्स ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी impose a conditions to be fulfilled before a person can take an interest in the property। मतलब कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का एक टर्म कंडीशन है कि आपको एक कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी तभी आपको प्रॉपर्टी मिल पाएगी। ठीक है, अब जो कंडीशन है अगर उसका सब्सटैंशियली कंप्लायंस भी हो रहा है ना, तो भी बोला जाएगा कि कंडीशन पूरी हो गई है। अब सब्सटैंशियली कंप्लायंस का मतलब क्या होता है?
यहाँ पे साफ साफ यहाँ लिखा गया है सेक्शन के अंदर कि सब्सटेंशियली कंप्लायंस का मतलब क्या है। द कंडीशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन सब्सटेंशियली कंप्लाइंड विद, माना जाएगा कि सब्सटेंशियली वो पूरा हो चुका है। अब देखो क्या होता है कंडीशन सब्सटेंशियली कंप्लायंस, मतलब अगर उसने हो सकता है पूरी कंडीशन फुलफिल ना करी हो, बट सब्सटेंशियली मतलब हद से ज्यादा कर दी गई हो, या लगभग उसने वो कंडीशन अगर पूरी कर दी गई हो, लगभग सब्सटेंशियली का मतलब होता है पूरक, मतलब हाँ ठीक है लगभग पूरी कर दी गई हो, तो भी माना जाएगा कि उसने पूरी कंडीशंस फुलफिल करी है। तो ये कंडीशंस है हमारी, ये हमारे पॉइंट्स है कंडीशन प्रेसिडेंट के। अब ये इसमें एक डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस लगता है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस ही हमारी सब्सटेंशियली कंप्लायंस से रिलेटेड है। इसको सबसे पहले मैं इलस्ट्रेशन पढ़ाऊंगी, उसके बाद पढ़ाऊंगी कि डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस क्या है। अब इलस्ट्रेशन है, ए ट्रांसफर करता है ₹5,000 टू बी ऑन अ कंडीशन दैट ही शैल मैरी विद द कंसेंट ऑफ सी, डी एंड ई। ऑलराइट, E dies, B marries with the consent of C and D, B is deemed to have fulfilled the condition. A ने बोला मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा अगर तुम C और D और E तीनों की कंसेंट से शादी करोगे। अब क्या होता है कि जो E व्यक्ति है वो मर गया और B ने शादी करी C और D की परमिशन से, तो क्या यहाँ पर बोला जाएगा कि कंडीशन पूरी हो गई है? इसी को बोलते हैं सब्सटेंशियली कंप्लायंस होना। ठीक है, ई मर गया जिसमें बी की कोई गलती नहीं थी, अगर ई जिंदा होता तो वो उसकी भी परमिशन लेता, बट अब सी और डी जिंदा है तो उसने सी और डी दोनों से परमिशन ले ली, तो कंडीशन पूरी ही मानी जाएगी, क्योंकि इसको हम सब्सटेंशियली कंप्लायंस बोलेंगे। ठीक है, और यही मतलब होता है डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस का। डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस का मतलब यही होता है कि कंडीशन जो भी लगी थी उसको मान लिया जाएगा कि वो पूरी हो गई है अगर सब्सटेंशियली कंप्लायंस उसका हो गया हो। ये एक और चीज पर बेस करती है कि जो लॉ करता है ना वो वेस्टिंग को फेवर करता है, डिवेस्टिंग को नहीं। सपोज करो यहाँ पर ई मर गया और अगर आप स्ट्रिक्टली कंडीशन फॉलो वाले पॉइंट पे चल रहे हो कि नहीं ई तो मर गया तो ये कंडीशन तो अब कभी पूरी नहीं हो सकती क्योंकि ई की कंसेंट नहीं ले सकते, ई तो मर गया, तो क्या ये ट्रांसफर होगा ही नहीं, कभी ट्रांसफर वॉइड है, तो यहाँ पर क्या होगा उसको ये 5,000 रुपए कभी मिल नहीं पाएंगे। बट ये डॉक्ट्रिन लगा के, क्योंकि ये डॉक्ट्रिन इस पे फेवर करती है कि हम वेस्टिंग पर फेवर करते हैं, डिवेस्टिंग पर फेवर नहीं करते, मतलब हम ये फेवर करते हैं कि हो जाए वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट हो जाए। ठीक है, अगर सब्सटेंशियल कंप्लायंस भी हो रहा है कंडीशन का तो वो करके भी वेस्टिंग हो जाए तो वो ही सही, इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस आया था। तो सेक्शन 26 में सिर्फ इतना ही है। अगर हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 27 में, तो सेक्शन 27 क्या बोलता है? सेक्शन 27 की हेडिंग ये है कि कंडीशनल ट्रांसफर टू वन पर्सन coupled with transfer to another on the failure of prior disposition। ठीक है, सेक्शन 27 बोलता है an interest therein is created in favor of one person। ठीक है, मैंने एक इंटरेस्ट क्रिएट करा एक फेवर ऑफ वन पर्सन में, मतलब ठीक है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है मुझे एक पर्सन को, ठीक है कर दी मैंने। उसके बाद मतलब साइमल्टेनियसली साथ साथ में मैंने एक अल्टीरियर डिस्पोजिशन भी क्रिएट करा दूसरे व्यक्ति के फेवर में। ठीक है, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन इंटरेस्ट था वो मैंने एक बंदे के फेवर में करा, उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। सेम ही ट्रांजैक्शन पे मैंने एक अल्टीरियर डिस्पोजिशन क्रिएट करा किसी और पर्सन के फेवर में, ये बोला कि अगर जो मेरा प्रायर डिस्पोजिशन है, मतलब जो मैंने पहले जिस व्यक्ति के फेवर में जिसको मैं प्रॉपर्टी दे चुका हूं, अगर वो फेल हो जाता है ट्रांसफर, तो जो दूसरे व्यक्ति के फेवर में मैंने एक अल्टीरियर डिस्पोजिशन क्रिएट किया था वो अपने आप इफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी सी बात बोलता है। और इसमें अब एक और चीज मेंशन है, मैनर। ठीक है, पहला एक कंडीशन बोलता है, ये ऑल्दो वाले पार्ट में ये बोलता है कि भले ही जो पहला जो मैंने इंटरेस्ट क्रिएट किया था एक पर्सन के फेवर में, वो भले ही किसी भी मैनर में फेल हुआ हो, किसी भी तरीके से फेल हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीरियर डिस्पोजिशन अपने आप इफेक्ट में आ जाएगा और वो जो प्रॉपर्टी है दूसरे व्यक्ति को चली जाएगी। पर इसी में दूसरा पॉइंट ये बोलता है
कि अगर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है वो व्यक्ति का इंटेंशन ये है कि नहीं, जो पहले व्यक्ति के फेवर में ने जो प्रॉपर्टी दी थी वो एक पर्टिकुलर मैनर में ही फेल होना चाहिए जो डिस्पोजिशन है, तभी अल्टीरियर डिस्पोजिशन टेक प्लेस करेगा। और अगर वो प्रायर डिस्पोजिशन उस मैनर में फेल नहीं होता है तो जो मैंने दूसरे व्यक्ति के फेवर में अल्टीरियर डिस्पोजिशन क्रिएट किया था वो इफेक्ट में नहीं आएगा। तो ये दोनों चीजें बात करती हैं। तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है? इंटेंशन। अगर उसका इंटेंशन है कि एक पर्टिकुलर मैनर में फेल होना चाहिए तो ही उस मैनर को तवज्जो दी जाएगी, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें एक डॉक्ट्रिन काम करती है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, मींस if the prior disposition fails due to non-fulfillment of the conditions, then the ulterior disposition do not fails and it accelerated and takes effect at once. यही बोलता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है? स्पीड में। अगर प्रायर डिस्पोजिशन जो था, प्रायर डिस्पोजिशन मतलब मैंने जो पहला इंटरेस्ट क्रिएट किया था, पहली जो मैं प्रॉपर्टी देने वाला था एक व्यक्ति को या दे दी थी, अगर वो फेल हो जाता है तो जो मैंने उसी ही ट्रांजैक्शन में एक अल्टीरियर डिस्पोजिशन जो मैंने क्रिएट किया था ना दूसरे व्यक्ति के फेवर में, वो इफेक्ट में आ जाएगा अपने आप ही, वो फेल नहीं होगा। अगर हम इसका इलस्ट्रेशन देखें तो इलस्ट्रेशन से और समझ में आएगा। A transfer ₹500 to B on a condition that he shall execute a certain lease within 3 months after A's death. ठीक है, A ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी 500 रुपए B को इस कंडीशन में कि तुम्हें मेरे मरने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर लीज बनानी है। ठीक है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये जो प्रॉपर्टी मैं तुम्हें दे रहा था वो मैं सी के पास चली जाएगी। अब यहाँ पर बी जो था जिसको उसने 500 रुपए दिए थे वो मर गया ए लाइफ टाइम में। ठीक है, तो डिस्पोजिशन जो होगा ना इन फेवर ऑफ सी टेक्स प्लेस। यहाँ पर ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पर इंटेंशन की बात नहीं थी, मैनर की बात नहीं लिखी गई थी। तो जैसे ही प्रायर डिस्पोजिशन वाला ट्रांसफर फेल हो गया, जो वो नहीं कर पाया ना क्योंकि वो खुद ही ए की डेथ से पहले मर गया, तो जो कंडीशन लगाई गई थी कि तुम्हें 3 मंथ वाला लीज क्रिएट करना है मेरी डेथ के बाद, तो वो पूरी हो नहीं सकती। मतलब ट्रांसफर फेल हो गया तो वो डिस्पोजिशन जो भी था, जो अल्टीरियर डिस्पोजिशन क्रिएट किया था सी के फेवर में, वो सी को चला जाएगा प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद अगर हम 28 पर आए तो 28 क्या बात करता है? 28 बात करता है, अब यहाँ पे हम कंडीशन सब्सिक्वेंट पर आ गए हैं। अब कंडीशन सब्सिक्वेंट, अब कंडीशन सब्सिक्वेंट पर सबसे पहला सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 28। सेक्शन 28 क्या बात करता है? अल्टीरियर ट्रांसफर कंडीशन ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट्स। ठीक है, इसमें बोलता है कि मैंने एक इंटरेस्ट क्रिएट किया एक पर्सन के फेवर में कि एक पर्सन पे इंटरेस्ट चला जाएगा। ठीक है, मैंने इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, उस पर्सन को प्रॉपर्टी दे दी। अब मैंने बोला, एक कंडीशन लगा दी मैंने प्रॉपर्टी देने के बाद कि अगर कोई स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट होगा तो वो इंटरेस्ट किसी और व्यक्ति को चला जाएगा, और अगर स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट नहीं होगा तो वो किसी और व्यक्ति को चला जाएगा। मैंने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी एक व्यक्ति को और बोला कि अगर ऐसे इवेंट होता है या नहीं होता है, होगा तो किसी और व्यक्ति को चला जाएगा, नहीं होगा इवेंट तो किसी और व्यक्ति को चला जाएगा। तो ये मैंने एक अल्टीरियर कंडीशन डाल दी है। ठीक है, इसका इलिस्ट्रेशन ये है कि मैंने एक पैसे ट्रांसफर करे ए को। ठीक है, जिसको मैंने बोला कि अगर तुम 18 साल से पहले, मतलब ही शैल डाई बिफोर अटेन्स दैट एज, अगर वो 18 साल से पहले मर जाता है तो वो जो मनी थे वो बी को ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक उसने एक सर्टेन, मतलब एक इवेंट की बात कर दी है। मतलब ये सर्टेन तो नहीं है ना कि वो 18 साल से पहले मर जाएगा। 18 साल का हो जाएगा ये सर्टेन इवेंट है, पर 18 साल से पहले मर जाएगा ये तो सर्टेन इवेंट नहीं है। तो वही बात करी गई है कि मैंने पैसे ट्रांसफर करे ए को और बोला कि अगर तुम 18 साल से पहले मर जाओगे
तो ये जो भी है पैसे वो बी को चले जाएंगे। तो ये सेक्शन 28 का इलस्ट्रेशन है। अल्टीरियर डिस्पोजिशन क्या होता है? ठीक है, अल्टीरियर डिस्पोजिशन का मतलब ये होता है कि मैं एक ऐसी कंडीशन लगा दूं जिससे प्रॉपर्टी एक जन से छीनकर दूसरे व्यक्ति को चली जाती है। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पर ए को ट्रांसफर किए थे मनी, इसके लिए ये कंडीशन तो कंडीशन सब्सिक्वेंट हो गई है ना, कि मेरे पास पैसे ट्रांसफर मेरे को आ गए, अगर मैं मर गया जबकि कंडीशन सब्सिक्वेंट है तो पैसे किसी और को चले जाएंगे। और जो बी को पैसे ए की डेथ पे जाने वाले थे, तो बी के लिए तो कंडीशन प्रेसिडेंट हो गई कि कंडीशन प्रेसिडेंट ये है कि ए को 18 साल से पहले मरना होगा, उसके बाद ही मेरे पास पैसे आएंगे, तो ये इसके लिए कंडीशन प्रेसिडेंट हो गई। ठीक है, तो सेक्शन 28 में यही बात करता है। अब अगर सेक्शन 29 की बात करें तो सेक्शन 29 क्या बोलता है? सेक्शन 29 ये बोलता है कि जो हम अल्टीरियर डिस्पोजिशन लगा रहे थे, आगे वाली जो कंडीशन लगा रहे थे, जो हैपनिंग ऑफ इवेंट्स बता रहे थे कि इसके होने पर किसी और को चली जाएगी प्रॉपर्टी और ऐसा ना होने पर किसी और को प्रॉपर्टी चली जाएगी, तो वो है ना, वो स्ट्रिक्टली कंप्लायंस होना चाहिए, वो है ना। तो अल्टीरियर डिस्पोजिशन ऑफ द काइंड जो भी लास्ट सेक्शन में मेंशन्ड है कैन नॉट टेक अफेक्ट अनलेस द कंडीशन इज स्ट्रिक्टली फुलफिल्ड। जो कंडीशन है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए, तभी आगे वो किसी और को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। जैसे इसका एक इलिस्ट्रेशन है, ए ने 500 रुपए दे दिए बी को, ठीक है, और बोला कि तुमको मेजर होने पर शादी करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं तुम्हें 500 रुपए दे रहा हूं, बट कंडीशन सब्सिक्वेंट लगा रहा हूं कि तुम्हें मेजर होने पर शादी करनी पड़ेगी। और इसने ये बोला कि इफ बी डाइज अ माइनर, और अगर वो मर गया या फिर उसने सी के कंसेंट के बिना शादी कर ली, तो 500 रुपए डी को चले जाएंगे। तो उसने बोला मैं तुम्हें 500 रुपए दे रहा हूं, बट तुम्हें मेजोरिटी होने पर शादी करनी पड़ेगी और सी की कंसेंट से शादी करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे 500 रुपए वो डी को चले जाएंगे। ठीक है, इसने इवेंट बता दिया, ट्रांसफर बता दिया कि ऐसा कंडीशन नहीं हुआ तो वो डी को चले जाएंगे। तो बी ने क्या किया, 17 साल की एज में शादी कर ली, मेजर नहीं हुआ, और सी की कंसेंट के बिना शादी कर ली। ठीक है, तो ट्रांसफर जो का डी को चला जाएगा। अब जो 500 रुपए उसको दिए थे वो अब डी को चले जाएंगे पैसे, क्योंकि यहाँ पे तुमने स्ट्रिक्टली फुलफिल्ड ही नहीं करी कंडीशंस को। ठीक है, तो ये होता है सेक्शन 29 में ये बोला गया था कि आपको स्ट्रिक्टली फुलफिल करना पड़ेगा। अब सेक्शन 30 की बात करते हैं। सेक्शन 30 ये बोलता है कि जो अल्टीरियर डिस्पोजिशन है, जो मैं कंडीशन आगे लगा रहा हूं, अगर वो वैलिड ही नहीं है तो प्रायर डिस्पोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, ए ने ट्रांसफर किया एक फार्म, अपना खेत बी को, ठीक है, और बोला कि अगर तुमने अपने पति को नहीं छोड़ा, अपने पति को डेजर्ट नहीं करा, तो ये जो फार्म है वो सी को चला जाएगा। ठीक है, बी इज एंटाइटल्ड टू फार्म ड्यूरिंग हर लाइफ एज इफ नो कंडीशन हैज बीन इंसर्टेड। तो यहाँ पर जो अल्टीरियर डिस्पोजिशन था वो तो इनवैलिड था, इमोरली था ना, क्योंकि आप इमोरल काम करने को बोल रहे हो, अपने पति को छोड़ने के लिए बोल रहे हो, तो इमोरल है, इनवैलिड है। तो अल्टीरियर डिस्पोजिशन यहाँ पे इनवैलिड हो गया। तो जो प्रायर डिस्पोजिशन था कि प्रॉपर्टी में, जो प्रायर डिस्पोजिशन था, जो प्रॉपर्टी तुमने मुझे दी थी लाइफ टाइम के लिए, वो मेरे पास ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मैं कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। अगर कंडीशन सब्सिक्वेंट एक इनवैलिड या इलीगल कंडीशन होती है तो उसको पूरा करने का कोई नीड नहीं होता, क्योंकि प्रायर डिस्पोजिशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता। ट्रांसफर मेरा एज यूजुअल चलता रहेगा, वैलिड रहेगा। हम जो कंडीशन सब्सिक्वेंट है, दैट इज डेजर्ट करने वाली हस्बैंड को, उसको हम इग्नोर कर देंगे। ऑलराइट, तो सेक्शन 30 ये बोलता है। अब सेक्शन 31 क्या बोलता है? सेक्शन 31 बोलता है कंडीशन दैट ट्रांसफर शैल cease to affect in case specified uncertain event happens or does not happen. तो सेक्शन 31 ये बोलता है, सेक्शन 31 रीड आउट कर लेते हैं। सेक्शन 31 ये बोलता है, on a transfer of property and interest therein is created with the condition that it shall cease to exist, specified uncertain event shall happen, or in a case specified uncertain event shall not happen. अब यहाँ पर बोल रहा है कि मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी दे दी
ठीक है, बट मैं कंडीशन सब्सिक्वेंट लगा रहा हूं कि अगर स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हुआ या स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट नहीं हुआ, अगर हुआ तो ये प्रॉपर्टी जो तुम्हारे पास थी वो वापस मेरे पास आ जाएगी, और अगर ऐसा इवेंट नहीं होता है तो भी मेरे पास आ जाएगी। अब हम सेक्शन 28 में क्या पढ़ रहे थे? हमने सेक्शन 28 में ये बोला था कि मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है और उसमें मैंने एक कंडीशन लगा दिया है कि अगर ऐसा कोई इवेंट होता है या नहीं होता है, और अगर मतलब अगर होता है तो ये प्रॉपर्टी किसी और को पास चली जाएगी। ठीक है, और 31 में बोल रहा है कि अगर ऐसा इवेंट होता है तो प्रॉपर्टी वापस मेरे पास आ जाएगी। ये दोनों में डिफरेंस है। इसके अगर हम इलिस्ट्रेशन देखें तो इलिस्ट्रेशन में बोलता है ए ट्रांसफर अ फार्म टू बी फॉर हिज लाइफ, और उसमें प्रोवाइजर लगाया है कि अगर बी ने लकड़ियां काटी तो जो भी ट्रांसफर था वो सीज हो जाएगा। तो बी ने क्या किया, वुड काट लिया, तो उसके जितना भी इंटरेस्ट था उस फार्म में वो खत्म हो गया। तो इसमें यही बोलते हैं कि मैंने तुम्हें एक खेत दिया था इस कंडीशन सब्सिक्वेंट के साथ, अगर तुमने उसमें अगर पेड़ काटे तो तुम्हारा जितना भी उस पर इंटरेस्ट था वो खत्म हो जाएगा, मतलब वापस मेरे पास ही प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है, तो सेक्शन 31 तो सिंपली यही बोलता है। इलस्ट्रेशन हमने इसका पढ़ लिया। सेक्शन 32 क्या बात करता है? सेक्शन 32 ये बोलता है जो मैं कंडीशन लगा रहा हूं ना वो वैलिड होनी चाहिए, वो इनवैलिड नहीं होनी चाहिए। अगर इनवैलिड होती है तो सेम कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑलरेडी हो चुका है, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है। ये हमने ऊपर पढ़ा था सेक्शन 30 के अंदर। अगर जो अल्टीरियर डिस्पोजिशन है वो इनवैलिड है तो प्रायर डिस्पोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जो हम सेक्शन 31 के अंदर जो कंडीशन लगा रहे हैं अगर वो इनवैलिड है तो सेक्शन 32 ये बोलता है तो जो हमने प्रायर इंटरेस्ट या जो भी इंटरेस्ट हम प्रॉपर्टी दे चुके हैं, जैसे यहाँ पर जो फार्म ट्रांसफर कर चुके हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर उसने यहाँ पे कंडीशन लगा दी होती कि तुम्हें अपने हस्बैंड को डिजर्ट करना है, अगर तुमने हस्बैंड को डिजर्ट नहीं करना है तो नहीं किया तो जो प्रॉपर्टी में जितना तुम्हारा इंटरेस्ट था वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ऐसी कोई कंडीशन लगती तो ये जो ट्रांसफर ऑलरेडी जो हो चुका है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, वो एज यूजुअल चलता रहता, हम इस कंडीशन को इग्नोर कर देते। ठीक है, अब सेक्शन 33 क्या बोलता है? सेक्शन 33 states transfer conditional on performance of act, no time specified for performance. All right, सेक्शन 33 बोलता है कि वही मैंने इंटरेस्ट क्रिएट करा एक प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, मैंने उसमें एक कंडीशन लगा दी कि ये प्रॉपर्टी तुम्हें तभी मिलेगी जब एक तुम एक्ट का परफॉर्म करोगे, परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट तुम्हारे साइड से होगा, तुम एक एक्ट को परफॉर्म करोगे तभी ये प्रॉपर्टी तुम्हें दे दी जाएगी, ऐसी मैंने कंडीशन लगा दी। बट मैंने कोई टाइम मेंशन नहीं करा कि तुम्हें इतने ही टाइम में ही एक्ट का परफॉर्मेंस करना है। ठीक है, तो अगर वो जो कंडीशन मैंने लगाई थी वो इम्पॉसिबल बन गई, ठीक है, या परमानेंटली इनडेफिनेट टाइम के लिए इम्पॉसिबल हो गया उस एक्ट को परफॉर्म करना, वो जो एक्ट जो तुमने कंडीशन लगाई थी कि तुम्हें इस एक्ट का परफॉर्मेंस करना है तभी ये प्रॉपर्टी तुम्हें मिलेगी, अगर उस एक्ट का परफॉर्मेंस करना इम्पॉसिबल बन गया परमानेंटली या इंडेफिनेटली टाइम के लिए, तो कंडीशन मानी जाएगी कि टूट गई है, तो प्रॉपर्टी अब आगे नहीं जाएगी। ठीक है, ये सेक्शन 33 बोलता है। अब सेक्शन 34 क्या बोलता है? सेक्शन 34 बोलता है कि वेयर एन एक्ट इज टू बी परफॉर्म बाय अ पर्सन। ठीक है, एक पर्सन को एक एक्ट परफॉर्म करना है, इधर या तो वो कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, मतलब एक व्यक्ति को एक एक्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, क्यों एक्ट परफॉर्म करना है? क्योंकि प्रॉपर्टी के ट्रांसफर होने के लिए एक कंडीशन लगाई गई है कि तुम्हें इस एक्ट को परफॉर्म करोगे तभी तुम्हें प्रॉपर्टी मिल पाएगी। ठीक है, उस चीज के लिए उसको वो एक्ट परफॉर्म करना था, या फिर अगर उसने वो जो भी कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो वो प्रॉपर्टी किसी और को चली जाएगी, इसलिए उसको वो एक्ट परफॉर्म करना था। ठीक है, दो तरीके के लिए उसको एक्ट परफॉर्म करने थे। टाइम स्पेसिफाइड था या नहीं था, इसमें टाइम स्पेसिफाइड था। ठीक है, और अगर जो परफॉर्मेंस था और वो परफॉर्मेंस करने वाला था तो
सेकेंड वाली कंडीशन जिसमें उसने अगर कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो जो इंटरेस्ट था उस प्रॉपर्टी के अंदर वो किसी और को चला जाएगा। इस केस में अगर वो जो परफॉर्मेंस कर रहा था एक्ट का उसको रोक दिया जाता है ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसको डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर वो कंडीशन पूरी नहीं कर पाता तो जिसके फेवर में प्रॉपर्टी आगे जानी थी उसको बेनिफिट होता। तो उसने क्या किया, उसने रोक दिया कि यार ये इसको परफॉर्म करने से रोक दिया जाए। तो वो उसको परफॉर्मेंस करने से रोक रहा है, कैसे? फ्रॉड करके। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम उस व्यक्ति को उतना टाइम और देंगे जितना टाइम मतलब खराब हो गया, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति थर्ड पर्सन जिसको बेनिफिट होने वाला था उसने जब फ्रॉड किया, फ्रॉड करने में जितना भी टाइम वेस्ट हुआ हम उस व्यक्ति को उतना टाइम दे देंगे कि ठीक है तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया है, क्योंकि उस व्यक्ति ने तुम्हारा टाइम वेस्ट कर दिया फ्रॉड करने से, तो तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट करने के लिए। ठीक है, पर यहाँ पर तो टाइम मेंशन था, ए वाले पार्ट में टाइम मेंशन था कि तुम्हें इतने टाइम के भीतर अंदर आपको अपना एक्ट को परफॉर्म करना है। ठीक है, और अगर उस टाइम के अंदर कुछ फ्रॉड हो जाता है और टाइम लैप्स हो जाता है तो हम उसको एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक और कंडीशन थी ना, अगर टाइम खत्म होने के पहले उसने कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो प्रॉपर्टी किसी और को चली जाएगी। ठीक है, तो अगर वो टाइम उसका खराब करा फ्रॉड करके तो हम उसको यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे कि ठीक है तुम अब परफॉर्म कर लो। बट अब ऐसे केसेस में जिसमें कोई टाइम ही मेंशन नहीं है, ठीक है, और टाइम मेंशन नहीं है कि तुम्हें इतने टाइम के अंदर अपने एक्ट को परफॉर्मेंस करना है, और अब सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर भी ऐसे व्यक्ति ने जिसको डायरेक्टली बेनिफिट मिलता अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती, उसने फ्रॉड कर दिया, और उसके फ्रॉड करने से क्या हुआ, जो कंडीशन थी ना वो फुलफिल ही नहीं हो सकती, वो इम्पॉसिबल हो गई या इंडेफिनिट टाइम के लिए पोस्टपोन्ड हो गई। तो ऐसी कंडीशन में बोला जाता है कि हम मान लेंगे कि कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। ठीक है, ये थोड़ा सा सेक्शन ट्रिकी था, ट्रिकी नहीं बहुत बड़ा सेक्शन है इसलिए थोड़ा इसमें टफ लगता है इसको पढ़ना, बट सिंपल सी चीज है कि दो चीजें हैं, एक जगह पे टाइम मेंशन है, एक जगह पे टाइम मेंशन नहीं है। तो जहां पे टाइम मेंशन है उस व्यक्ति को एक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा अगर उसको प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट चाहिए, और जहां पर टाइम मेंशन नहीं है, और अगर जहां पे टाइम मेंशन है अगर उसके अंदर उसके साथ फ्रॉड हो जाता है और टाइम उसका खराब हो जाता है तो उसको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाएगा। बट जहां पे टाइम मेंशन नहीं है और उसके साथ फ्रॉड हो जाता है और उसके फ्रॉड होने के कारण जो कंडीशंस थी वो इम्पॉसिबल बन जाता है कि अब वो कंडीशन फुलफिल हो ही नहीं सकती, तो ऐसी जगहों पे मान लिया जाता है कि जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो चुकी है। तो अगर कंडीशन फुलफिल हो चुकी है तो प्रॉपर्टी जो है उसको दे दी जाती है। तो सेक्शन 34 में सिर्फ इतना ही था। अब अगर हम डिफरेंस की बात करें कि कंडीशन प्रेसिडेंट और कंडीशन सब्सिक्वेंट में क्या डिफरेंस है, तो ये थोड़ा सा देख लो क्योंकि क्वेश्चन बनता है, मेंस का क्वेश्चन है ये। कंडीशन प्रेसिडेंट क्या बोलता है? कंडीशन प्रेसिडेंट ये होता है कि ऐसी कंडीशन जिसको फुलफिल होना ही पड़ेगा उसके बाद ही आपको टाइटल मिलेगा। अ कंडीशन प्रेसिडेंट इज वन द फुलफिलमेंट ऑफ विच कंप्लीट्स एन इनक्वेट टाइटल। A condition subsequent is one of the fulfillment of which extinguishes a title already completed। ठीक है, अब कंडीशन प्रेसिडेंट में पहले कंडीशन फुलफिल करोगे तब प्रॉपर्टी मिलेगी, कंडीशन सब्सिक्वेंट में पहले प्रॉपर्टी मिल चुकी है, कंडीशन बाद में फुलफिल करनी है, और अगर आपने बाद में फुलफिल नहीं करी तो आपको जो टाइटल मिला था वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है अ कंडीशन प्रेसिडेंट ऑलवेज कम बिफोर द क्रिएशन ऑफ एन इंटरेस्ट, अ कंडीशन सब्सिक्वेंट ऑलवेज फॉलोज द वेस्टिंग ऑफ एन इंटरेस्ट। यही बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि कंडीशन जो प्रेसिडेंट है वो हमेशा इंटरेस्ट क्रिएट मतलब वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट होने के पहले होती है, और कंडीशन सब्सिक्वेंट हमेशा प्रॉपर्टी देने के बाद कंप्लीट होती है कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट इसका पॉइंट ये है in case of a condition precedent the vesting of an estate is postponed till the performance of the condition precedent। subsequent में बोलता है vesting is complete and not postponed। ठीक है, condition precedent में थर्ड पॉइंट ये बोलता है जो vesting of interest है वो postponed होता जाएगा कब तक,
जब तक कंडीशन प्रेसिडेंट आप फुलफिल नहीं करते थे तब तक वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट पोस्टपोन्ड होगा। पर कंडीशन सब्सिक्वेंट में क्या होता है, वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट तो पहले ही हो जाता है, कोई पोस्टपोन वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हमें कंडीशन सब्सिक्वेंट बाद में फुलफिल करनी है ना। अब फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, इन द केस ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट an interest once vested can never be divested by reason of non-fulfillment of condition. In case of condition subsequent, interest even though vested is liable to be divested by reason of the non-fulfillment of the condition. कंडीशन प्रेसिडेंट क्या बोलता है कि कंडीशन प्रेसिडेंट पहले फुलफिल हो गई कंडीशन, उसके बाद वेस्ट कर दिया आपने प्रॉपर्टी, तो एक बार जब प्रॉपर्टी वेस्ट हो गई ना, उसके बाद आप उससे प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होगा, अगर प्रॉपर्टी पहले दी जाती है कंडीशन सब्सिक्वेंट में, उसके बाद कंडीशन फुलफिल की जाती है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी वापस ले ली जाएगी अगर आपने कंडीशन सब्सिक्वेंट फुलफिल नहीं किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट कंडीशन प्रेसिडेंट का ये है कि इन द केस ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट एन ईस्टेट इज नॉट अ ग्रांटी अंटिल द कंडीशन, ये सिंपल है, सेम ही चीजें बोल रहा है कि तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं किया जाता। फिर इन केस ऑफ अ कंडीशन प्रेसिडेंट अ ट्रांसफर विल बी वॉइड इफ द कंडीशन प्रेसिडेंट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म और द ट्रांसफर बिकम्स एब्सोल्यूट। ओके, तो ये चीज है कि अगर कंडीशन प्रेसिडेंट जो था वो इलीगल है, ठीक है, इमोरल है, इम्पॉसिबल है, तो अगर ऐसा कुछ है तो जो ट्रांसफर है ना वो खुद वॉइड हो जाएगा। बट अगर कंडीशन सब्सिक्वेंट की बात करें तो कंडीशन सब्सिक्वेंट के केस में प्रॉपर्टी पहले वेस्ट हो जाती है, उसके बाद फुलफिल करनी होती है कंडीशन, तो उसके बाद जो कंडीशन सब्सिक्वेंट अगर जो कंडीशन है वो इम्पॉसिबल है, इमोरल है, इलीगल है, कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ऐसे कुछ है तो हम वो कंडीशन को इग्नोर कर देंगे और जो हमारा ट्रांसफर हो जाएगा वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। यहाँ पर ट्रांसफर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कंडीशन सब्सिक्वेंट में, यहाँ ट्रांसफर एब्सोल्यूट हो जाता है, पर कंडीशन प्रेसिडेंट में जो ट्रांसफर है वो वॉइड हो जाएगा अगर कंडीशन प्रेसिडेंट फॉरबिडन बाय लॉ, इमोरल या जो भी हो, ठीक है। और कंडीशन प्रेसिडेंट में जो कंडीशन प्रेसिडेंट को वैलिड ही होना पड़ेगा अगर आपको ट्रांसफर को वैलिडिटी दिखानी है, पर कंडीशन सब्सिक्वेंट में अगर कंडीशन सब्सिक्वेंट इनवैलिड भी है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमारे ट्रांसफर की वैलिडिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पर अगर कंडीशन प्रेसिडेंट इलीगल हो गई तो हमारा ट्रांसफर यहाँ पर वॉइड हो जाएगा कंडीशन प्रेसिडेंट के केस में। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि और आगे आगे क्या कंसेप्ट है ट्रांसफर प्रॉपर्टी के अंदर। ऑलराइट, तो मैं क्लास एंड कर रही हूँ यहाँ पर।